विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का विषय है लोक प्रशासन, अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए लोक प्रशासन का प्रश्न पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र होता है। स्नातक के स्तर पर राजनीति विज्ञान में लोक प्रशासन एक प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में स्नातक में लोक प्रशासन एक स्वायत्त एवं पृथक विषय के रूप में अस्तित्व में आता है। संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में एक पृथक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन को मान्यता प्राप्त है। इसलिए लोक प्रशासन अत्यंत लोकप्रिय विषय के रूप में माना जाता है। सामान्य अर्थों में लोक प्रशासन हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। जब भी हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तब हम लोक प्रशासन को स्पर्श करते हैं। लोक प्रशासन के बिना हमारे लोकतांत्रिक जीवन पद्धति की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान चार्ल्स बियर्ड ने कहा था कि लोक प्रशासन समस्त विषयों में सर्वश्रेष्ठ विषय है। चार्ल्स बियर्ड के ही शब्दों में कहें तो कोई भी विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लोक प्रशासन महत्वपूर्ण है। यह लोक प्रशासन की सार्थकता, प्रायोगिकता तथा उसकी उपादेयता को ध्वनित करता है, स्पष्ट करता है। लोक प्रशासन एक अत्यंत महत्वपूर्ण पदबंध है, या लोक प्रशासन एक बहुत महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी है। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। लोक का अभिप्राय जनता है, नागरिक हैं, देशवासी हैं, किसी राज्य के नागरिक हैं, जो समूहवाची है या समूह को ध्वनित करता है। प्रशासन शब्द आंग्ल भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी अनुवाद है, और आंग्ल भाषा का एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के एड और मिनिस्ट्रेर का संयुक्त स्वरूप है। इस प्रकार यदि हम दोनों शब्दों को, लोक और प्रशासन को, युग्म के साथ या एक साथ उच्चारण करें, एक साथ पढ़ें, तो लोक प्रशासन का अर्थ होता है व्यवस्था करना, प्रबंधन करना। व्यक्तियों की देखभाल करना, नागरिकों की देखभाल करना। तो लोक प्रशासन का एक सामान्य सा अर्थ है व्यवस्था करना, प्रबंधन करना, देखभाल करना, जिसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन एक व्यापक प्रक्रिया है। यह किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने का एक तरीका है या शैली है, और यह लोक प्रशासन एक सामूहिक प्रक्रिया है। एक व्यक्ति प्रशासन नहीं हो सकता, वो प्रशासक हो सकता है, लेकिन लोक प्रशासन एक सामूहिक क्रिया है, इंडिविजुअल नहीं है, व्यक्तिक नहीं है, बल्कि कलेक्टिव है। इस प्रकार लोक प्रशासन एक संगठन है, लोक प्रशासन एक निकाय है, और उसी के माध्यम से जो क्रियान्वयन होता है, जो कार्य होता है, ऐसे कार्यों को हम लोक प्रशासन कहते हैं। किसी भी सामूहिक प्रक्रिया का, किसी भी निकाय का, संगठन का एक उद्देश्य होता है।
इस सामूहिक प्रक्रिया का उद्देश्य समूह का कल्याण करना है या समाज का कल्याण करना है, और इन्हीं कल्याणकारी क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही लोक प्रशासन कहलाता है। दूसरे अर्थों में लोक प्रशासन सेवा के कार्य को संपन्न करना है। लोक प्रशासन लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। लोक प्रशासन लोगों को लाभान्वित करना है। नागरिकों को, समूह को लाभान्वित करने की भाव संज्ञा का नाम लोक प्रशासन है। यहां मौलिक प्रश्न है कि क्या सेवा स्वयं नागरिक नहीं कर सकते? हम अपनी पढ़ाई करते हैं तो स्वयं करते हैं, हम अपने कार्यों का संपादन करते हैं तो स्वयं करते हैं। तो क्या इसी प्रकार सेवा का कार्य नागरिकों पर नहीं डाला जा सकता है? सेवा कार्य नागरिक स्वयं नहीं कर सकते हैं। क्या आवश्यकता है इसके लिए संगठन की और लोक प्रशासन की? लोक प्रशासन की आवश्यकता इसलिए होती है कि अगर सेवा का कार्य व्यक्तियों को, नागरिकों को प्रदान कर दिया जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति उस सेवा को अपने अपने ढंग के अनुसार करना प्रारंभ कर देगा, अपने अपने मन की इच्छा के अनुसार प्रारंभ कर देगा। इसलिए लोक जीवन में एक प्रतिस्पर्धा होगी, लोक जीवन में अव्यवस्था आएगी, लोक जीवन में विक्षोभ उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ से अभिप्रेरित होकर अपने कार्यों का संपादन करेगा और इसके फलस्वरूप समाज में अराजकता आ जाएगी और राज्य और प्रशासन की स्थापना केवल और केवल अराजकता को दूर करने के लिए, प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसलिए लोक प्रशासन अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करेगा। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से नागरिकों को सेवा करने का अवसर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। यह सेवा संपन्न कराई जाती है एक संगठन के माध्यम से, एक निकाय के माध्यम से, एक समूह के माध्यम से, जिसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। इसलिए बाह्य रूप से सामान्य अर्थों में एक सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए लोक प्रशासन एक संरचना है, लोक प्रशासन एक संगठन है, लोक प्रशासन लोगों के कल्याण के कार्य करने वाली क्रिया है, कार्य करने वाला क्रियाकलाप है, और ऐसे ही क्रियाकलाप के अध्ययन को हम सामान्य अर्थों में लोक प्रशासन कहते हैं। व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लोक प्रशासन नीति बनाता है, उन नीतियों पर निर्णय करता है, फिर उस पर क्रियान्वयन करता है। इस प्रकार लोक प्रशासन नीतियों का निर्माण है, निर्णयों का निर्माण है और क्रियान्वयन है। ऐसी गतिविधियों, ऐसी क्रियाकलाप को हम सम्मिलित रूप से लोक प्रशासन कहते हैं। इस प्रकार लोक प्रशासन एक सामूहिक प्रक्रिया है। यह शासकीय नीतियां होती हैं। लोक प्रशासन व्यक्तिगत नीतियां नहीं होती है, यह समूह के लिए नीतियां होती हैं। और समूह के लिए जो नीतियां होती हैं वह समूह द्वारा मान्यता प्राप्त या समूह द्वारा वैध निकाय के द्वारा ही संपादित क्रियाकलाप होते हैं, जिन्हें हम लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं। लोक प्रशासन का परिवेश और पर्यावरण भारतीय संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में भारत का संविधान होता है। दूसरे शब्दों में इसको इस तरह कहें कि लोक प्रशासन भारतीय संदर्भ में भारत में किस प्रकार कार्य करता है, तो भारत में लोक प्रशासन संविधान के अनुसार कार्य करता है। संविधान ही उसका परिवेश और पर्यावरण है, और संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने किया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बुल में लिखा गया है, हम भारत के लोग, अर्थात इस देश का संविधान भारत के लोगों ने किया है। और इस देश में संसदीय शासन की स्थापना की गई है, जिसे हमने यूनाइटेड किंगडम
या संयुक्त राज्य से अंगीकार या ग्रहण किया है, जिसे हम वेस्टमिनिस्टर सिस्टम या पश्चिम की कैबिनेट प्रणाली कहते हैं। तो भारत में संसदीय लोकतंत्र का निर्माण किया गया है और संसदीय लोकतंत्र का शिल्पी या संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। इसलिए जनता द्वारा चुना हुआ जो निकाय है उसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं, जिसका प्रधानमंत्री होता है। और इस निकाय के माध्यम से भारत का लोक प्रशासन संचालित होता है। इसलिए लोक प्रशासन एक सामूहिक प्रक्रिया है। वह मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय और नीतियों का निर्माण होता है और क्रियान्वयन होता है, और उसका निर्माण भी जनता द्वारा किया जाता है। और प्रशासन का जो नीति निर्माण, निर्णय निर्माण और क्रियान्वयन होता है वह भी जनता के लिए होता है। तो इस प्रकार प्रशासन एक अन्योनाश्रित प्रक्रिया है। लोक प्रशासन ओवरलैपिंग की प्रक्रिया है। लोक प्रशासन सामूहिक रूप से सामूहिक हित की चेष्टा के लिए काम करता है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है, नागरिकों के लिए कल्याण के लिए कार्य करता है। और नागरिकों के कल्याण के लिए जो नीतियां बनती हैं वह सार्वजनिक नीति होती है, एक की नीति नहीं, एक व्यक्ति के लिए नीति नहीं होती है। संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण राज्य के लिए नीति होती है, संपूर्ण राष्ट्र के लिए नीति होती है। इसीलिए लोक प्रशासन की नीति को शासकीय नीति या सार्वजनिक नीति कहते हैं, जिसका निर्माण एक संगठन, भारत में उसका निर्माण मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। और राज्यों में वही कार्य राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है, और राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार लोक प्रशासन एक सामूहिक क्रियाकलाप है, और इसी क्रियाकलाप का अध्ययन करना ही लोक प्रशासन कहलाता है। प्रशासनिक नीति के विभिन्न पक्षों तथा उन्हें प्रवर्तन में अर्थात उन्हें लागू करने, क्रमशः प्रशासनिक नीतियों का निर्माण करना और उन्हें लागू कराने की जो प्रक्रिया है, इन दोनों का सम्मिलित स्वरूप ही लोक प्रशासन कहलाता है। और इन दोनों को ही लोक प्रशासन में समाहित किया जाता है। दोनों का आशय है नीतियों का निर्माण और नीतियों का क्रियान्वयन। लोक प्रशासन की जो नीति होती है, जो लोक प्रशासन अपने लिए नीति का निर्माण करता है, वह व्यक्तिगत नीति नहीं होती है, वह सार्वजनिक नीति होती है। इसीलिए लोक प्रशासन सार्वजनिक नीति है, क्योंकि यह सर्वजन के कल्याण के लिए होती है, समस्त नागरिकों के कल्याण के लिए होती है। इसलिए यह समष्टिवादी होती है, सबके कल्याण के लिए होती है। एक अनुशासन के रूप में, एक पदबंध के रूप में, एक टर्मोलॉजी के रूप में, एक शब्द की अर्थवत्ता के रूप में, शब्द के अर्थ के रूप में लोक प्रशासन का जो विषय है, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन जनसेवा है। जनता का कल्याण करता है, जनता के हितों का संवर्धन करना। यह जनसेवा किसके माध्यम से होती है? मैंने पहले ही कहा कि लोक प्रशासन एक संगठन है, तो यह सेवा सरकार के माध्यम से होती है, और सरकार एक संगठन है। लोक प्रशासन का उद्देश्य और उसका अस्तित्व दोनों जनसेवा के लिए ही होता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य लोक कल्याण है, वेलफेयर है, और उसका अस्तित्व सदैव विद्यमान रहता है लोक कल्याण के लिए ही। जैसे हम विद्यार्थी के रूप में, छात्र के रूप में हम अध्ययन करते हैं, तो हमारे अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? हमारे अध्ययन का भी उद्देश्य होता है कि हम ज्ञानार्जन करने के बाद अपने जो सपने हैं उन्हें साकार कर सकें। तो हमारा अस्तित्व भी उसी उद्देश्य पर आधारित होता है। इसी प्रकार
लोक प्रशासन का अस्तित्व भी अपने अस्तित्व के पर ही आधारित होता है और वह उद्देश्य है जन सेवा की प्राप्ति या जन सेवा को सुनिश्चित करना, लोक कल्याण को सुनिश्चित करना, व्यक्ति का महत्तम कल्याण करना। और यह कल्याण किस तरह होता है? लोक प्रशासन कल्याण करता है, आधारभूत संरचना का विकास करता है, नागरिकों के न्यूनतम आवश्यकताओं की परिपूर्ति करता है, जिसे हम आधारभूत संरचना कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। और प्रत्येक व्यक्ति नागरिक की न्यूनतम आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। और लोक प्रशासन इन्हीं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अपना कार्य करता है। इसीलिए लोक प्रशासन को हम जन सेवा कहते हैं, लोक कल्याण कहते हैं। सरकार जन सेवा के लिए वित्त का प्रबंधन करती है, क्योंकि बिना वित्त के जन सेवा या आधारभूत संरचना के क्षेत्र में सरकार कार्य नहीं कर पाएगी। और वित्त के प्रबंधन के लिए राज्य राजस्व का संग्रह करती है, अर्थात जनता से कर एकत्रित करती है तथा पुनः उस कर को जनता के मध्य समान वितरण का सदप्रयास करती है। इस प्रकार लोक प्रशासन आधारभूत संरचना के क्षेत्र में किया गया जन कल्याण का कार्य है। जितना किसी राज्य का आधारभूत संरचना विकसित होगा, उस राज्य के नागरिकों को उतना ही लाभ होगा और अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है, आवश्यकता नहीं बल्कि व्यवस्था होती है। और इन्हीं क्षेत्रों में लोक प्रशासन अपने कार्यों का संपादन करता है। तो आधारभूत संरचना के क्षेत्र में किए गए समस्त कार्य लोक प्रशासन की परिधि में आते हैं। प्रत्येक समाज में व्यवस्था को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक कार्य होता है। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो अराजकता आ जाएगी। और प्रशासन के विपरीत, प्रशासन एक ऐसी अवधारणा है जो अराजकता के विपरीत अवधारणा है। अराजकता का समाधान करना, अराजकता का समारोप करना और व्यवस्था को स्थापित करना ही लोक प्रशासन का मुख्य ध्येय होता है। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक निकाय या संगठन की आवश्यकता होती है और इसी निकाय को राज्य, सरकार या प्रशासन कहा जाता है। इस प्रकार लोक प्रशासन मोटे अर्थों में, सामान्य अर्थों में राज्य, सरकार या राज्य और उसकी सरकार है। इसे ही हम प्रशासन कहते हैं। प्रशासन नीतियों का क्रियान्वयन है, जो नीतियां बनाई जाती हैं। जैसे जनधन योजना है, जिसका लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें ईंधन ऐसा प्रदान करना जो धुआं रहित हो, जिस पर जाड़ा, गर्मी और बरसात का प्रभाव न हो। इसलिए गांव की झोपड़ियों में गरीब लोगों के लिए भी गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो। इसलिए इस नीति का क्रियान्वयन किया गया है और इसे हम सहजता से समझ सकते हैं कि इन्हीं नीतियों के क्रियान्वयन, जिसे हम भारत सरकार ने निर्णय लेके जनधन योजना नाम दिया है, उस नीति का निर्माण किया है और उसका क्रियान्वयन किया है, इसे हम लोक प्रशासन कहेंगे। लोक प्रशासन की महत्ता को प्रतिस्थापित करते हुए, जैसा मैंने पहले भी बताया था, चार्ल्स बीडियस महोदय ने कहा था कि कोई भी विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लोक प्रशासन है। संभवतः चार्ल्स बियर्ड महोदय के कहने का निहितार्थ था कि किसी भी राज्य के लिए समस्त निर्णय लोक प्रशासन के द्वारा ही लिए जाते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, देश का विकास, यहाँ तक कि देश की वित्तीय नियंत्रण का भी प्रबंधन
लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। विज्ञान टेक्नोलॉजी का विकास लोक प्रशासन के लिए किया जाता है। चिकित्सा शिक्षा का प्रबंधन लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। और इसीलिए चार्ल्स बियर्ड महोदय ने कहा था कि यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इससे बड़ा कोई विषय नहीं है, यह सब विषयों का नियंत्रण करता है, इसीलिए सभी विषयों में श्रेष्ठ है। डानहम महोदय ने अत्यंत दृढ़तापूर्वक लोक प्रशासन को एक सामान्य अर्थ देते हुए कहा था कि अगर सभ्यता विश्व के किसी भी क्षेत्र में असफल होती है तो यह सभ्यता की असफलता नहीं है, बल्कि लोक प्रशासन की असफलता है। डानहम महोदय ने अपने इस छोटे से वाक्य में यह निर्धारित कर दिया है कि विश्व के जितने सभ्य नागरिक हैं और सभ्य राज्य हैं, उन राज्यों की व्यवस्था को बनाए रखने का और सभ्यता को निरंतर अग्रसर करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह लोक प्रशासन है। अगर लोक प्रशासन अपने कृत्यों का सफल संचालन नहीं कर पाएगा तो वहां अराजकता आ जाएगी। इसीलिए डानहम महोदय ने कहा कि यह सभ्यता का शिल्पी है, सभ्यता की असफलता लोक प्रशासन की असफलता मानी जाती है। बहुत से विद्वानों ने लोक प्रशासन को परिभाषित किया है। इसमें महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सम्मिलित है एल.डी. व्हाइट की परिभाषा। एल.डी. व्हाइट ने कहा था कि लोक प्रशासन का प्रयोजन या उद्देश्य बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो लोक प्रशासन का प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से अनेक मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण ही लोक प्रशासन है। एल.डी. व्हाइट महोदय की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन अपने कार्यों का संपादन आदेश, निर्देश और नियंत्रण के माध्यम से करता है। तो एल.डी. व्हाइट महोदय लोक प्रशासन को समझाते हुए कहते हैं कि उच्च अधिकारी जब व्यवस्था बनाए रखने के लिए नीचे के अधिकारियों और कार्मिकों को अर्थात कर्मचारियों को जो निर्देश देता है, यह समस्त गतिविधि लोक प्रशासन है। जो नियंत्रण करता है वह लोक प्रशासन है, और जो समन्वय की स्थापना करता है वह लोक प्रशासन है। तो आदेश, निर्देश, नियंत्रण और समन्वय में लोक प्रशासन ध्वनित होता है। अब इस परिभाषा की थोड़ी सी व्याख्या करें। अगर परिभाषा को एल.डी. व्हाइट महोदय लोक प्रशासन को क्या समझाना चाहते हैं, इसको कि लोक प्रशासन आदेश, निर्देश और नियंत्रण है। यह तो सहजता से, लेकिन इसके अर्थ को कैसे जानेंगे, इसकी अर्थवत्ता को समझेंगे कैसे, इसके पीछे का जो रहस्य है वो क्या बताता है। उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करें। आप किसी जिले में निवास करते हैं और उस जिले में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, तब वहां के जिलाधिकारी महोदय द्वारा नागरिकों के दंगे का टकराहट को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। यह जिलाधिकारी महोदय का आदेश है। अगर दंगाई और उत्पात उपद्रव पर आते हैं, सामूहिक संपत्ति विनष्ट करते हैं, तो ऐसे दंगाइयों को शूट आउट का, असन का आदेश या गोली मारने का आदेश दिया जाता है। इस आदेश के माध्यम से हम नागरिकों के उच्छृंखल आचरण को नियंत्रित करते हैं। तो यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह नियंत्रण की प्रतिस्थापना है, और इसके लिए हम विधि और अपनी मशीनरी का प्रयोग जिलाधिकारी करता है। तो जिलाधिकारी का आदेश और उस आदेश के माध्यम से नियंत्रण की स्थापना, और फिर लोक प्रशासन समन्वय भी करता है। यह हिंदू, मुसलमान या किसी नागरिक के बीच जो मतभेद है वो समझाने का प्रयास करता है कि समन्वय ही अंतिम गुण है, उसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, आपस में लड़िए नहीं। न मुसलमान यहां से जाएगा न हिंदू जाएगा, नागरिक के रूप में बने रहेंगे। इसलिए नागरिकों के मध्य भी समन्वय और प्रशासन अपने मध्य भी समन्वय करता है। जिन क्षेत्रों में इस तरह की अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, वहां
जनपद के जिलाधिकारी अपने उप जिलाधिकारी से, अपने कनिष्ठ अधिकारियों से समन्वय करते हैं। जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन से समन्वय की स्थापना करता है। तब नियंत्रण की स्थापना और कानून के राज की स्थापना होती है। विधियों का शासन स्थापित करता है, अर्थात व्यक्ति शासन नहीं करता है, विधियां शासन करती हैं और विधि का निर्माता जनता होती है। इसलिए विधि का शासन, जनता का शासन, जो किसी भी सभ्य राज्य का संकल्प होता है, किसी भी सभ्य राज्य का लक्ष्य होता है। संविधान के अनुसार चलने वाले राज्य का यह कर्तव्य होता है कि उस देश का संविधान के अनुसार और उस देश की विधियों के अनुसार इस देश की शासन व्यवस्था संचालित हो, किसी व्यक्ति विशेष से संचालित नहीं हो। इसीलिए हम इस राज्य को विधि का शासन कहते हैं। तो लोक प्रशासन इसी विधि के शासन को प्रतिस्थापित करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रकार इन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एल.डी. व्हाइट महोदय ने कहा था कि लोक प्रशासन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। इस परिभाषा से हम लोक प्रशासन के मूल अर्थ और उसके लक्ष्य को जान सकते हैं। इस प्रशासन व्यवस्था किसके लिए बनाई जाती है? जनता के लिए। और जब जनता में सुव्यवस्था की स्थापना होगी, उचित रीति से प्रबंधन होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कृत्यों का सफलतापूर्वक, बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर सकता है, किसान अपने खेतों में काम कर सकते हैं। समस्त क्रियाकलाप सुव्यवस्था के वातावरण में ही संपन्न होगी। और एल.डी. व्हाइट महोदय ने लोक प्रशासन को सुव्यवस्था के रूप में प्रतिस्थापित किया है, बताया है कि लोक प्रशासन व्यवस्था की स्थापना है और इसकी शैली या इसका तरीका है मनुष्यों का निर्देशन, मनुष्यों का नियंत्रण और मनुष्यों का समन्वय। और यह एक संगठन के माध्यम से किया जाता है, एक निकाय के माध्यम से किया जाता है और उस निकाय की संरचना को हम लोक प्रशासन कहते हैं। लूथर गुलिक महोदय ने लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए कहा है कि वांछित उद्देश्यों की, जो लक्ष्य है, जिसकी वांछा है या जिसकी इच्छा है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का संगठन एवं संचालन लोक प्रशासन कहलाता है। तो एल.डी. व्हाइट महोदय के बाद लूथर गुलिक महोदय लोक प्रशासन को उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मानवीय संसाधन एवं भौतिक संसाधनों का संगठन स्थापित करना और संचालन करने की प्रक्रिया को लोक प्रशासन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू विथ गेटिंग थिंग्स डन विथ द accomplishment and defined objects। लूथर गुलिक महोदय ने दो तथ्यों की तरफ ध्यान आकर्षण किया है, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। और मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन का कंप्लायंस करना, उसको इंप्लीमेंट करना लोक प्रशासन कहलाता है। मानव भी एक संसाधन है। अगर किसान अपने खेतों पर कार्य करता है, फावड़ा चलाता है, हल जोतता है, फिर उसमें फसलों के लिए बीज डालता है, तो ये क्या करता है? यह भौतिक संसाधन मिट्टी पर अपनी प्रक्रिया करता है। तो मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन की प्रक्रिया से खेतों में फसलें लहलहाती और लोक प्रशासन इन्हीं क्रियाकलापों का संचालन है, इन्हीं क्रियाकलापों का नियंत्रण है। कहीं पर धरती के भूगर्भ से कोयला निकल रहा है, ये भौतिक संसाधन है, और मानवीय संसाधन उसे निकालता है। कहीं से पेट्रोलियम निकल रहा है,
तो भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन दोनों का अगर भौतिक उचित रीति से संचालन होगा, कोयला निकलेगा तो हमारी तापीय बिजली परियोजनाएं चलेंगी और हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। पेट्रोलियम निकलेगा तो देश के लिए पेट्रोल, डीजल और केरोसिन मिलेगा, रसोई की एलपीजी गैस मिलेगी, सीएनजी मिलेगा। और इनका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के प्रशासन के द्वारा, अर्थात लोक प्रशासन के द्वारा। और लोक प्रशासन विकास के इन कृत्यों का संचालन नहीं करता तो हमारी ट्रेनें नहीं चलती, बसें नहीं चलती, हमारे अपनी कार, अपनी गाड़ियां, अपनी बाइक नहीं चलती, हमें लोहा प्राप्त नहीं होता खानों से तो साइकिल नहीं चलती, अन्य चीजें नहीं बनती, हमारे भवन का निर्माण नहीं होता। तो इस प्रकार लूथर गुलिक महोदय ने इन्हीं पक्षों की ओर संकेत करते हुए कहा है कि लोक प्रशासन मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों का सफल संचालन और नियंत्रण है। इसी तरह लोक प्रशासन को परिभाषित करने वाले अगले विद्वान हैं फिफनर। फिफनर महोदय ने कहा कि हमें लोक प्रशासन अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जो भी कृत्य संपादित करता है वह सब लोक प्रशासन की परिधि में आता है। लोक प्रशासन जो भी लक्ष्य निर्धारित करता है उसको प्राप्त करना ही लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए साइमन महोदय ने कहा था कि समूह के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, अर्थात लोगों के कल्याण के लिए किया गया कार्य, समूह के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, उसे प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य लोक प्रशासन कहलाता है। इसी प्रकार की परिभाषा देते हुए वुड्रो विल्सन महोदय ने कहा था कि लोक विधियों को व्यवस्थित करना और लोक विधियों को लागू करना लोक प्रशासन कहलाता है। अब यहाँ दो शब्दों से हमें, जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं दोनों शब्दों से परिचित हैं, कम से कम विधि शब्द से परिचित हैं। लोक विधियों को व्यवस्थित करना अर्थात लोक विधियों के अनुसार, विधि के अनुसार शासन को सुनिश्चित करना और विधियों का जो निर्देश है उसे लागू करना ही लोक प्रशासन कहलाता है। अब यहाँ आप सामान्य विद्यार्थी कभी कभी विस्मृत हो जाता है, विस्मरण हो जाता है कि विधियां किसे कहते हैं। तो सामान्य अर्थों में विधियों का निर्माण कुछ तथ्यों को एक साथ एकत्रित करने से विधि का निर्माण होता है। तथ्य जो जिसे हम अपने इंद्रियों के माध्यम से, त्वचा से, आंख से, मस्तिष्क से जानते और समझते हैं, उसे हम तथ्य कहते हैं। जैसे मोबाइल, यह एक तथ्य है। मोबाइल का प्रयोग दूर संवाद के लिए होता है, दूर से, यह एक तथ्य है। पेन से हम लिखने का कार्य करते हैं, यह एक तथ्य है। लोक प्रशासन एक प्रश्न पत्र है, इसे हम अपने मस्तिष्क से जानते हैं, एक तथ्य है। तो जब हम तथ्यों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित कर देते हैं उसे हम विधियां कहते हैं। जैसे एक स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे, इसे सीआरपीसी में
धारा 144 कहते हैं। तो कितने तथ्य हैं? 5 व्यक्ति एक स्थान पर, 5 व्यक्ति एक तथ्य हो गया, एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, तीसरा तथ्य एकत्रीकरण। इन 3 तथ्यों से मिलकर विधि बन गई 144। इसी तरह जैसे संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र में पहले लोकसभा निम्न सदन का निर्माण होगा और निम्न सदन में जिसे बहुमत प्राप्त होगा अर्थात आधे से एक सदस्य अधिक जिसके पक्ष में होंगे उसी की सरकार बनेगी। तो ये कितने तथ्य हो गए? निम्न सदन का बहुमत अर्थात आधे से एक अधिक, निम्न सदन का निर्वाचन और उसमें बहुमत, और बहुमत प्राप्त दल का नेता देश का प्रधानमंत्री नियुक्त होगा राष्ट्रपति के द्वारा। इतने तथ्यों से संसदीय लोकतंत्र बनता है। तो विधियां तथ्यों से मिलकर बनती हैं। और विधियों का निर्माता कौन होता है? विधायिका, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेशन। और लेजिस्लेशन को कौन बनाता है? विधायिका को कौन बनाता है? लोग बनाते हैं, जनता बनाती है, नागरिक बनाते हैं। तो नागरिक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विधियों की इच्छा रखते हैं, जिसे नागरिकों के चुने हुए प्रतिनिधि संसद में और विधानसभाओं में बैठ के विधियों का निर्माण करते हैं और इन्हीं तथ्यों को संग्रह कर देते हैं, तो वो विधियां बन जाती हैं। तो इन्हीं विधियों को, और विधियां क्या होती हैं? जनता के आदेश हैं। जनता के आदेश इसलिए है कि जनता ने विधायिका को बनाया, विधायिका ने विधियों को बनाया, तो असली स्रोत, वास्तविक स्रोत कौन है? वह जनता। तो विधियां जो भी बनती हैं जन इच्छा के अनुरूप बनती है। इन्हीं विधियों का निर्माण करना और निर्मित विधियों को लागू कराना ही लोक प्रशासन कहलाता है। इस तरह की व्याख्या, इस तरह की परिभाषा प्रस्तुत की वुड्रो विल्सन ने। वुड्रो विल्सन के बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान हैं वह है डिमाक। डिमाक ने लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। सरकार का लक्ष्य क्या है, सरकार किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है और सरकार किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है अर्थात जन कल्याण के लिए किन किन नीतियों का निर्माण करना चाहती है और उसे कैसे क्रियान्वित करेगी। यह कैसे है, क्या जनता से संबंधित नीतियां हैं और उसे कैसे क्रियान्वित करेगी, यह है कैसे। तो इसीलिए डिमाक महोदय ने कहा था कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। क्या विषय है, किन विषयों पर सरकार को काम करना है और कैसे करना का अर्थ है, कैसे का अभिप्राय है, इसे किस प्रकार लागू करना है, कब लागू करना है। उदाहरण के लिए गरीबों के लिए बैंकों में बिना जीरो बैलेंस पर खाता खोलने का अभियान भारत सरकार ने चलाया था। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, ये समस्त योजनाएं कब क्रियान्वित करनी है, यह क्या है और कैसे कब लागू करना है, इसका अभिप्राय कैसे से है। इसलिए डिमाक महोदय ने कहा कि सरकार के क्या और कैसे का अभिप्राय ही लोक प्रशासन है। अब परिभाषाओं, जितनी लोक प्रशासन की परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं, उन परिभाषाओं को हम 2 प्रवर्गों में विभक्त करते हैं। एक को कहते हैं व्यापक दृष्टिकोण और एक को कहते हैं संकुचित दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण में सरकार के समस्त क्रियाकलाप को समाहित कर लिया जाता है। सरकार के समस्त क्रियाकलाप का अर्थ है कि सरकार के 3 निकाय हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका लोक प्रशासन की विषय परिधि में समाहित है। व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विद्वानों में एल.डी. व्हाइट, फिफ्नर, वुड्रो विल्सन
एवं दिमाग जैसे विद्वान सम्मिलित हैं। अब लोक प्रशासन का जो परिभाषा का दूसरा प्रारूप है या जो दूसरा दृष्टिकोण है, जो संकुचित दृष्टिकोण कहलाता है, उसकी मान्यता है कि लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका से संबंधित है। संकुचित दृष्टिकोण का मानना है कि लोक प्रशासन अर्थात जन कल्याण, जनता के हितों का संवर्धन, जनहितों का पोषण करना अर्थात जनता को लाभान्वित करना, जनता के न्यूनतम आवश्यकताओं की परिपूर्ति करने का एकमेव कार्य कार्यपालिका का है और वह विधायिका और न्यायपालिका को छोड़ देता है और कार्यपालिका को ही लोक प्रशासन मानता है। इसीलिए इस दृष्टिकोण को व्यापक न कह के संकुचित दृष्टिकोण कहते हैं, क्योंकि यह लोक प्रशासन को केवल कार्यपालिका तक सीमित कर देता है और वास्तव में न्यायपालिका जन कल्याण की न तो नीतियां बनाती है, न तो उन्हें क्रियान्वित करती है और न उस पर कोई डिसीजन मेकिंग निर्णय निर्माण करती है। वह केवल उसके सामने गए प्रश्नों पर निर्णय विधि और संविधान के अनुसार देती है। वो संविधान की व्याख्या करती है, संविधान का संरक्षण करती है, लेकिन लोक कल्याण का वास्तविक कार्य, लोक प्रशासन का वास्तविक कार्य कार्यपालिका के द्वारा ही संपादित किया जाता है। इसीलिए संकुचित दृष्टिकोण ने कार्यपालिका को ही लोक प्रशासन कहा और इसके समर्थक विद्वानों में गुलिक, साइमन, विलोबी, हेनरी फियोल तथा आर्डवे रीड जैसे विद्वान आते हैं, जिन्होंने संकुचित दृष्टिकोण का प्रबल समर्थन किया। अब लोक प्रशासन की इन विशिष्ट परिभाषाओं के पढ़ने के बाद, विद्वानों की परिभाषाओं के पढ़ने के बाद, जिसमें लूथर गुलिक का महत्वपूर्ण विचार है कि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करना ही लोक प्रशासन है। इन सारे आयामों पर विचार करने के उपरांत लोक प्रशासन का जो सामान्य निहितार्थ निकलता है, लोक प्रशासन का जो सामान्य अर्थ निकलता है, वह है निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करना और इसके लिए किया गया प्रत्येक कृत्य लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन एक सदप्रयास है, लोक कल्याण को सुनिश्चित करने का एक चेष्टा है। लोक कल्याण को सुनिश्चित करने, उसकी गारंटी, उसकी प्रत्याभूति देने का कार्य और उसके क्रियाकलाप लोक प्रशासन कहलाता है। दूसरा, सामान्य अर्थों में जो उससे निष्कर्ष निकलता है कि जन उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुत से लोग लगे होते हैं। बहुत से लोग अर्थात एक संगठन लगा होता है, एक ढांचा लगा होता है और उस संगठन में क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। संगठन के क्रिया प्रतिक्रिया माने प्रधानमंत्री ने अगर लॉकडाउन का आदेश दिया है तो समस्त राज्य के मुख्यमंत्री उसके परिपालन को सुनिश्चित करते हैं। इसीलिए उद्देश्य की प्राप्ति में बहुत से लगे हुए इन मनुष्यों के विधिक संवैधानिक निकाय को हम लोक प्रशासन कहते हैं। बहुत सामान्य अर्थों में इसी समूह को, लोगों के इसी समूह को और उसके द्वारा संपादित कृत्य को हम लोक प्रशासन कहते हैं। प्रशासन अपनी सेवाएं सदैव संगठन के माध्यम से प्रदान करता है, क्योंकि अगर संगठन के माध्यम से सेवा नहीं दी जाएगी, व्यक्ति सेवा स्वयं करने लगेगा, तो पहले ही मैंने अपने आख्यान में कहा है कि राज्य में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। इसलिए प्रशासन संगठन के माध्यम से ही जो लोक कल्याण का कार्य होता है उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। और लोक प्रशासन सदैव औपचारिक ढांचा होता है। औपचारिक ढांचा का अभिप्राय है जहां पर मानक निर्धारित किए जाते हैं। मानक निर्धारित करने का बहुत सामान्य सा अर्थ है, उसको बहुत समझने के लिए एक मैं उदाहरण दूं तो इंटरमीडिएट के उत्तीर्ण करने वाला विद्यार्थी ही ग्रेजुएशन में जाएगा, एक सामान्य मानक है। इसे ही और महाविद्यालय या कॉलेज, पीजी कॉलेज एक संगठन है और इस संगठन में वो प्रवेश पाता है और वो संगठन औपचारिक संगठन है।
घर का संगठन जैसे अनौपचारिक संगठन नहीं है जिसमें माता जी हैं, पिताजी हैं, बंधु बांधव हैं, ऐसा संगठन नहीं है। उस संगठन में के एक निश्चित मानक और सिद्धांत हैं कि अगर कॉलेज है तो प्राचार्य होंगे, कनिष्ठ अध्यापक होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, पीएन होगा। इन सब से मिलके और विद्यार्थियों से मिलके जो संगठन बनेगा उसे हम महाविद्यालय या पीजी कॉलेज कहेंगे। तो इसे ही हम फॉर्मल या औपचारिक संगठन कहते हैं। तो लोक प्रशासन सदैव एक औपचारिक संगठन होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रशासन में सदैव सत्ता का प्रत्यायोजन विधायन होता है। प्रत्यायोजन विधायन का अर्थ होता है कि वरिष्ठ अधिकारी अपने अधिकारों को और अपने कार्य के बोझ को कम करने के लिए अपने कनिष्ठ अधिकारियों को में सत्ता का विभाजन, अधिकारों का विभाजन कर देता है। तो इसे हम प्रत्यायोजन विधायन या सत्ता का विभाजन कह सकते हैं। लोक प्रशासन में यह लक्षण स्पष्ट दिखाई देता है और सामान्य अर्थों में लोक प्रशासन उसे ही कहते हैं कि ऊंचे का अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारियों में अपनी शक्तियों का विभाजन करता है। इस प्रकार के कृत्य को भी हम लोक प्रशासन कहते हैं। शासन का उद्देश्य प्रशासनिक कृत्य के निष्पादन में लगे प्रशासनिक अधिकारियों एवं कार्मिकों के उद्देश्य टकराते रहते हैं, लेकिन इनके मध्य समन्वय बना रहता है। प्रशासन का उद्देश्य और प्रशासनिक कृत्य में लगे हुए प्रशासनिक अधिकारी, इनके उद्देश्य टकराते रहते हैं। जैसे हम महाविद्यालय में पढ़ते हैं या मैं महाविद्यालय में पढ़ाता हूं, मैं प्रोफेसर हूं, तो मेरे हित और लोक प्रशासन के हित टकराते रहते हैं, लेकिन अंततः उसमें एक समन्वय स्थापित हो जाता है। ये हित कैसे टकराते हैं, एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा। कोविड-19 की समस्या है, महाविद्यालय नहीं चल रहे हैं, तो हमारी ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। हमें सहजता होती और विद्यार्थियों को भी सहजता होती कि हम कक्षाओं में बातचीत करते हैं, लेकिन हमें घर में सुरक्षित रहते हुए फिजिकल डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, भौतिक दूरी, सामाजिक दूरी का परिपालन करना है, रोग के संचार को और फैलाव को रोकना है, इसके वायरस का प्रसार सामाजिक जीवन में न हो, इसे रोकना है। इसलिए हम घरों में सुरक्षित हैं। तो इसलिए कक्षाएं और ये तकनीकी पक्ष है, इसको आयोजित करना एक कठिन काम है, लेकिन आज के युग की आवश्यकता है। तो ये थोड़ा सा मेरा व्यक्तिगत हित कि मैं कक्षा में पढ़ाता तो ज्यादा अच्छा होता है, और प्रशासनिक हित है कि विद्यार्थी यत्र तत्र, कोई 300 किलोमीटर दूर बैठा है, कोई 600 किलोमीटर दूर बैठा है, और अध्यापक ऑनलाइन पढ़ाएगा तो हम सभी जुड़ के पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा कहीं किसी क्या नेट की समस्या होगी, उसके लिए भी एक बाधा उत्पन्न होगी। तो ये व्यक्तिगत हित और सामूहिक हित टकराते हैं, और मेरी कक्षाएं उसी समय चलती हैं। सुदूर ग्रामीण इलाके में बैठे किसी अपने विद्यार्थी के लिए नेट की असुविधा होगी, उस समय प्रॉपर नेट मिल नहीं पा रहा होगा, तो उसका व्यक्तिगत हित और कई छात्रों के पढ़ने का हित, तो व्यक्तिगत हित और सामूहिक हित एक साथ टकराते हैं। इसी तरह प्रशासन में कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और कार्मिकों के व्यक्तिगत हित अवश्य टकराते हैं, लेकिन अंततः उसमें समन्वय की स्थापना हो जाती है, और इसे ही हम लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं। अब लोक प्रशासन की इस परिभाषा और सामान्य निहितार्थ के बाद लोक प्रशासन के प्रकृति का प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के आख्यान का विषय है लोक प्रशासन की परिभाषा, प्रकृति और उसका क्षेत्र। लोक प्रशासन की प्रकृति का आशय है कि लोक प्रशासन के लक्षण क्या है, लोक प्रशासन का स्वभाव क्या है। प्रकृति का आशय होता है स्वभाव, नेचर।
लोक प्रशासन का नेचर क्या है और किसी भी विषय के प्रकृति को जानने के लिए, उसके स्वभाव को हम जानने के लिए उसकी विशेषताओं को जानते हैं। उसकी अगर विशेषताओं को हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम उसकी प्रकृति को जानने का हम जान सकते हैं। किसी भी विषय की प्रकृति या वास्तविक या उस विषय का वास्तविक संज्ञान उसके विषयगत विशेषताओं, लक्षणों, विषयगत स्वभाव तथा अवधारणा या संकल्पना की व्याख्या करके उसके प्रकृति या स्वभाव को जान सकते हैं या स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत साधारण शब्दों में कहूं तो किसी विषय की प्रकृति को जानने का सामान्य अर्थ है हम उस विषय को, विषय वस्तु की जानने की चेष्टा करते हैं। हम उस विषय वस्तु को जानने का प्रयास करते हैं, तभी उस विषय की प्रकृति की हम प्रतीति करते हैं, अनुभूति करते हैं और उसकी पहचान को सुनिश्चित करते हैं। प्रकृति का एक अन्य आशय या अभिप्राय विषय वस्तु की मूल स्वभाव को स्पष्ट करना है कि इस विषय का मूल स्वभाव क्या है, ये मूल विषय है क्या, इसका कृत्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका गंतव्य क्या है। यह हम प्रकृति को जानकर ही निर्धारित कर पाते हैं। बहुत सामान्य अर्थ में विषय को स्पष्ट करना ही उसकी प्रकृति को या उसके स्वभाव को जानना है। लोक प्रशासन की प्रकृति को जानने का एक अभिप्राय और भी है कि हम लोक प्रशासन को सहज बनाते हैं, सरल बनाते हैं। जब हम उसकी प्रकृति को जान जाते हैं तो वो विषय हमारे लिए आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। इसीलिए लोक प्रशासन की प्रकृति का एक अन्य मंतव्य ही होता है कि हम उसे सरल बनाएं, सहज बनाएं और उसे जान सकें, समझ सकें। इसीलिए हम उसकी प्रकृति को जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और इसलिए भी इसकी प्रकृति को जानना चाहते हैं कि लोक प्रशासन एक गतिशील अवधारणा है, यह ठहरा हुआ विषय नहीं है। अनादिकाल से मनुष्य और उसका प्रबंधन, मनुष्य का प्रशासन और आज 21वीं शताब्दी में लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र की ओर बढ़ता हुआ विश्व और उस विश्व का प्रशासन तो इस प्रकार हम लोक प्रशासन को जब ठीक से, बहुत समीचीन, सत्य के निकट जाकर के जानने का प्रयास करते हैं तो इसे हम लोक प्रशासन की प्रकृति कहते हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में दो मान्यताएं प्रचलित हैं। एक को हम कहते हैं प्रबंधकीय दृष्टिकोण या एकीकृत दृष्टिकोण और दूसरे दृष्टिकोण को कहते हैं विज्ञान या कला का दृष्टिकोण। अर्थात लोक प्रशासन की प्रकृति दो भागों में विभक्त है। इसमें दो दृष्टिकोण या दो विचार प्रचलित हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण, जिसे हम एकीकृत दृष्टिकोण भी कहते हैं, और दूसरा विज्ञान का दृष्टिकोण या कला का दृष्टिकोण। लोक प्रशासन की प्रकृति को समझने का हम यदि प्रयास करें और इसके प्रबंधकीय दृष्टिकोण को जानने का प्रयास करें तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण का अर्थ है नीतियों का निर्माण करना, निर्णयों का निर्माण करना और इनका क्रियान्वयन करने का स्वभाव लोक प्रशासन का होता है और इसके प्रकृति में समाहित है। जैसा प्रबंधकीय दृष्टिकोण के विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन प्रशासनिक संगठन का अध्ययन है तथा संगठन में नियंत्रण की स्थापना करना लोक प्रशासन का मौलिक स्वभाव है, लोक प्रशासन की मूल प्रकृति है। इसके साथ साथ प्रबंधकीय दृष्टिकोण का मानना है कि लोक प्रशासन की प्रकृति में नियोजन करना और प्रबंधन करना भी सम्मिलित होता है।
नियोजन करना अर्थात योजना बनाना। हम किसी भी नीति को क्रियान्वित तभी कर पाएंगे जब हम उसके लिए एक सफल योजना और सफल योजना का निर्माण करेंगे। बिना योजना के संगठन अपने निहित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाता है। इसके लिए नियोजन की आवश्यकता होती है और नियोजन के साथ साथ कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है, जिससे लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। उसे हम प्रबंधन कहते हैं। तो लोक प्रशासन के स्वभाव में नियोजन और प्रबंधन भी सम्मिलित हैं। नियोजन अर्थात योजना का निर्माण करना और संगठन में उच्च पद पर आसीन व्यक्ति तथा उसके कृत्य। कोई व्यक्ति उच्च पद पर आसीन है, वह निम्न पद पर बैठे कार्मिक या प्रशासनिक अधिकारी को जो आदेश निर्देश देता है और उससे जो कार्यकुशलता प्राप्त आती है, इसे हम प्रबंधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि लोक प्रशासन अपने कार्यों के सफल संचालन के लिए अपने आकार को जब छोटे छोटे टुकड़े में विनियोजित कर देता है, अपने अधिकारों का विभाजन कर देता है, कार्मिकों में विभाजन कर देता है, तो इससे कार्यकुशलता आती है। यह एक तरह का विकेंद्रीकरण है। यह लोक प्रशासन का स्वभाव है। इसे प्रबंधकीय दृष्टिकोण में लोक प्रशासन की प्रकृति के रूप में परिभाषित किया है। उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश प्रबंधकीय दृष्टिकोण में समाहित है। इसमें उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य क्षमताएं शक्ति निर्धारित होती है कि इस पद द्वारा इन कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। तो यह अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व पर आधारित लोक प्रशासन का स्वरूप उसके प्रकृति को बताती है कि यह उत्तरदायित्व के आधार पर अपने कृत्यों का निर्वहन करता है। लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण विद्वानों में लूथर, गुलिक और साइमन की चर्चा होती है। हम आज के व्याख्यान को समाप्त करेंगे और प्रबंधकीय दृष्टिकोण का अवशेष भाग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण या कला के दृष्टिकोण का जो अवशेष भाग है, अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।